नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है वहम, जिसकी लेखिका आशा पूर्ण देवी जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। आखिर तुमको यह सब करने के लिए किसने कहा था? अपने हाथ में एक चिट्ठी लिए भूपाल ने जिस तेवर के साथ अपनी प्रियतमा से यह प्रश्न किया, उसे प्रेमालाप तो किसी भी मायने में नहीं कहा जा सकता। कनक घबरा उठी। वह तेजी से रसोई घर से बाहर निकली और डरते डरते पूछा, क्यों? मैंने क्या कर दिया भला? मेरी नौकरी के लिए तुमने अपने भैया के पास चिट्ठी लिखी थी, है ना? खूब रो धोकर और कलेजा पीट कर। मेरी और अपने भैया शब्दों पर भोपाल ने बड़ा जोर दिया था। कनक मन ही मन आहत हुई या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उसने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, अच्छा तो ये बात थी। तभी तो मैं कह रही थी कि आखिर मुझसे कौन सी चूक हो गई, और इसमें रोने गाने और झींकने वाली ओछी बात भला कहां से आ गई? मैंने तो उन्हें बस इतना ही लिखा था कि आप इतने बड़े दफ्तर के अफसर हैं, ढेर सारी जगह निकलती ही रहती होंगी, एक आध जगह के बारे में जरा इधर का भी ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें बुराई क्या हो गई? ऐसा कौन सा बड़ा भारी गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह? तुम भला ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुमने तो मुझ पर बड़ा भारी एहसान किया है। मुझे तो तुम्हारा एहसान मंद होना चाहिए। भैया ने दो दो टूक शब्दों में लिख दिया है, और वह भी अपने हाथ से। लो, पढ़ना है पढ़ लो इसको। और भैया को तो दोष दिया भी नहीं जा सकता। भोपाल की नौकरी चले जाने के बाद सुनील भैया ने कई बार उससे कहा कि वह उनके दफ्तर में आकर मिले, लेकिन भोपाल ने जैसे कसम खा रखी है, अपने साले के अधीन काम नहीं कर सकूंगा। सुनील भैया भी आखिर क्या करें? और इसके बाद के 8 महीनों में जिस तरह गुजर बसर हुई है, इसे कनक ही जानती है। कनक ने झाड़ू पोंछा करने वाली नौकरानी को पहले से ही हटा दिया था, जबकि नौकर खुद काम छोड़कर चला गया था। कनक ने यह सोचा था कि धोबी का बंधा बधाया चक्कर हटा देने पर शायद कुछ बचत हो, लेकिन साबुन और सोडा खरीद पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे और एक एक करके नाश्ता और जलपान, चाय और भात के संग जुड़े रहने वाले दूसरे उपकरणों धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे थे, और अब सिर्फ दाल से ही गुजारा हो रहा था। गनीमत है कि अभी भी उसे दाल ही कहा जा रहा था। अगर उसे जल कहा जाता तो कोई गुस्ताखी न होती। अपनी खातिर न सही, लेकिन बच्चों के चेहरे की तरफ देखकर कनक के जी में आता कि वह दीवार पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दे। चीख चिल्लाकर रोया भी नहीं जा सकता। लोक लाज का लिहाज न होता तो वह भी गला फाड़ फाड़ कर रोना अवश्य चालू कर देती। कैसा हो गया था यह असहाय और अभिशप्त जीवन? उसने इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी कि कुछ कमाने धमाने की कोशिश करती। निम्न मध्य वर्ग की घर गृहस्थी जिस तरह चल सकती है, उस तरह दिन कट रहे थे। किशोरावस्था से लेकर जवानी तक, और जवानी से अधेड़ावस्था की ओर। शिल्पकला और दस्तकारी का काम भी उस स्तर तक नहीं सीख पाई कि उसकी बदौलत कोई सुविधा जुटा पाती। आखिर करे भी तो क्या करे? उसने काम करने या सीखने की जितनी क्षमता थी, वह सब पहले ही मर चुकी थी। अब शंख की शाखा और प्लास्टिक की जुड़वा चूड़ियों को धो धोकर पीने से भला किसी का पेट भरता है? तकलीफ के ये दिन कैसे भी नहीं कट रहे थे। एक एक दिन एक साल की तरह बीत रहे थे। ऐसा नहीं है कि वह सिर पर सवार दिनों को बाल की लटों की तरह झटक दे। उसे एक एक घंटे और घंटों में बधे एक एक मिनट और सेकंड को झेलना था। स्कूल से वापस आते ही भात खाने देने का लालच दिखाकर बच्चों का मुंह चढ़ाए बैठे देखना भी वह किसी तरह झेल ही रही थी। लेकिन जब स्कूल की फीस न चुकाए जाने पर अपराध से उन बच्चों को अपमानित कर घर वापस भेजा जाने लगा, तो वह जैसे तिलमिला उठी थी। और तभी एकदम से कातर होकर उसने भैया को चिट्ठी लिखी थी। अब इसमें बातें बढ़ा चढ़ाकर या रो धोकर भले ही न की गई हों,
लेकिन उसमें हल्का सा उलाहना तो था ही। भोपाल के साथ इस बारे में कोई सलाह मशवरा करने का साहस भी वह न जुटा पाई थी। पता नहीं सुनील भैया का क्या उत्तर आए। अगर बात बन गई या मौका मिला तो भोपाल से इस बारे में जरूर बताएगी। इतनी परेशानियों के बाद भी क्या भोपाल नरम नहीं पड़ेगा? कम से कम कनक के सामने तो शर्मिंदा होना चाहिए, या फिर बच्चों की जिम्मेदारी की खातिर ही सही। इधर से तो एक तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कनक। उसे अगर कोई चिंता लग रही थी तो वह थी सुनील की ओर से। अगर वह कहे कि नौकरी तो किसी की बाट नहीं जोहती, कनक बहन, या पेड़ों पर नहीं फलती, तो वह फिर क्या कर सकती है? कहां से लाए वह? वह तो यही कहेगा जब मैंने कहा था। आखिरकार यही हुआ। चिट्ठी भी किसी दूसरे ने नहीं, भोपाल ने ही खोली थी। कनक ने बड़े कष्ट से अपनी स्वाभाविक भंगिमा को बनाए रखा। होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लादकर और बनावटी भाषा कौशल के सहारे उसने नकली गुस्से के साथ कहा, आखिर तुमने मेरी चिट्ठी खोली ही क्यों? कैसे नहीं खोलता हुजूर सरकार, वैसे इस चिट्ठी का इकलौता वारिस तो मैं ही था। भोपाल ने चुटकी ली। तुम्हारे करुणावतार भैया ने तो बड़े स्नेह के साथ मुझे बताया है कि ब्राह्मण की गाय की तरह एक बड़ी ही शानदार नौकरी उनके हाथ में है। इसमें काम तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तनख्वाह बड़ी अधिक है। बस जरा कुछ मुझ पर निर्भर है कि मैं उन पर कृपा करूं और उस खाली कुर्सी को सुशोभित कर दूं। हे भगवान, तो तुम अब तक विराजमान हो। तुमने कनक की लाज रख ली। अगर भोपाल की बातों में इतना व्यंग न होता तो कनक की आंखों में खुशी के आंसू बह निकलते। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी उद्विग्नता को छिपाते हुए चहल के अंदाज में कहा, तो फिर देर किस बात की है? माँ दुर्गा का नाम लेकर निकल पड़ो। किसे पता है कि देर हो जाने पर वह कुर्सी किसी और के हाथ में लग जाए। अच्छा। दुबले पतले और नसीले हाथ को ऊपर उठाकर और मुट्ठी से अपने बालों को जोर से झड़क कर भोपाल ने कहा, और तुम भी फूल तुलसी और गंगा जल लेकर तैयार रहना। फूल और तुलसी? कनक ने हैरानी से पूछा। क्यों? क्यों नहीं भला? मनोकामना पूरी होने पर इष्ट देवता को संतुष्ट करने का यही रीति होती है। एकदम सीधी बात है। भैया की दया से रोटी और कपड़े की किल्लत जो दूर होगी। भैया क्या हुए? भगवान के भूत और भभूत हो गए। कनक ने तिलमिलाकर कहा, तो इसमें मजाक वाली कौन सी बात हो गई? आखिर अपने लोगों और जान पहचान वालों को लोग नौकरी में लगाते हैं कि नहीं? और अगर उन्हें नौकरी लगवाई जाती है तो क्या वे नौकरी लेना नहीं चाहते? लेंगे क्यों नहीं, जरूर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मैं तो उनका आत्मीय जन हूं, कोई ऐरा गैरा दूर का रिश्तेदार नहीं। सारे नाते रिश्तेदारों से सबसे नजदीकी तो मेरा ही रिश्ता है। कनक ने इस मौके पर अपनी नाराजगी को दबाने या छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे लिए भला वह आत्मीय जन क्यों होने लगा? वह तो सड़क पर चलता हुआ एक अनजान सा आदमी है। लेकिन याद रखना कि वह मेरा सगा भाई है। तो फिर तुम ही नौकरी कर लो ना जाकर। भोपाल कड़वी बातें उससे बोले चला जा रहा था, जहर उगलकर लौट रहा था। इस बीच उसके सिर में बड़ा जोर सा दर्द हुआ। उसे बातें करने में भी तकलीफ होने लगी। भात न खाकर भी वह कुछ दिन गुजार सकता था, लेकिन चाय के बिना वह नहीं रह सकता था। तो भी उसे चाय के बिना रहना तो पड़ ही रहा था, और तभी शरीर उससे बदला ले रहा था। भोपाल अपने बिछावन पर पड़ जाना चाहता था, लेकिन कनक ने रास्ता काटते हुए जले भुने स्वर में पूछा, तुम समझते हो तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वही करोगे? तुम्हें पता नहीं कि घर संसार कैसे चल रहा है? देख नहीं पा रहे क्या तुम? लेकिन भोपाल ने तो छूटते ही उत्तर दिया, यूं ही देख भी कैसे सकता हूं? टपाटप राजभोग निकल रहा हूं। किम खाम के गद्दे पर सो रहा हूं। भीतर बाहर क्या हो रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। राजभोग तुम ही नहीं, सभी भकोस रहे हैं। कनक जैसे चीख पड़ी।
बच्चों के सूखे मुरझाए चेहरों की तरफ कभी देखा भी है तुमने? मैं ठहरी औरत जात, तो भी मेरे जी में यही आता है कि बाहर सड़क पर निकल जाऊं और छोटा मोटा जो भी काम मिले उससे गुजारे लायक तो कुछ तो पैसे आएंगे घर में। और एक तुम, मर्द की औलाद, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? सर दर्द के बहाने तकिए पर तकिया चढ़ाए पड़े रहते हो, और ऊपर से झूठा गुमान भी कैसा, साले के मोहताज नहीं बनूंगा। अरे देख लेना, उनके ही सामने हाथ फैलाना पड़ेगा तुमको। ऐसी नौबत आने से पहले मैं सड़क पर भीख मांगना पसंद करूंगा, कहता हुआ भूपाल फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन कनक ने भी तय कर लिया था, चाहे जो हो जाए वह उसे आज इस तरह बख्शेगी नहीं। आज वह सारा आसमान सिर पर उठा लेगी। आज एक एक पल कनक के लिए जहर की तरह हो रहा था। इस जहर से भोपाल का चेहरा नीला हो उठा, सचमुच वैसा ही अपमानजनक और मौत की तरह भयानक। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मन की आंखों के सामने सब कुछ साफ दिखता है। भोपाल का चेहरा देखते ही उसके रोम रोम में जैसे आग सुलग उठती थी। क्यों, भला क्यों? चारों हाथ पांव सलामत रहने के बावजूद भोपाल इस तरह काहिलों की तरह क्यों पड़ा रहता है? भोपाल अपने ताई काहिल नहीं जान पड़ता, लेकिन कनक चाहती है कि भोपाल और भी कोशिश करके देखे। पास पड़ोस के अखबार मांगकर पढ़ने या खाली जगह के विज्ञापन देखने भर, या कभी कभार एक आध जगह पर साक्षात्कार देना ही काफी नहीं होता है। इससे भी बढ़कर कोशिश करने की जरूरत है। रास्तों पर घूम घूम कर, हाथ पांव जोड़कर, कुली या मोटिव का काम कर, रिक्शा खींचकर, जैसे भी हो भोपाल को घर में दो पैसे कमाकर लाने ही हैं। पहले के दिनों में अपने पति के हताश और दयनीय चेहरे को देखकर कनक के सीने में करुणा का ज्वार सा उमड़ता था। वह चाहती थी कि भोपाल घर संसार की तमाम परेशानियों से मुक्त रहे, लेकिन अब उसके मन में ऐसी कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती। अब भोपाल के मुंह से किसी तरह की कोताही की बात सुनती तो वह उसे टोक दिया करती थी या हंसकर उड़ा देती थी। यहाँ तक कि शास्त्र वचन का हवाला देते हुए उसे दिलासा देती थी। पुरुषों के मन की 10 दिशाएं होती हैं। वही कनक आज मौके बमौके भोपाल की कोताही और लापरवाही को फटकार सुनाती रहती है। कोई बात चली नहीं कि उसे दुर्दरा देती है। स्नेह, सहानुभूति, करुणा, प्रेम और ममता, ये सभी धाराएं सूख गई हैं, सूख गई हैं भूख से बिलखते नीरू और नुपुर की उन गर्म सांसों की आंच में। और उसका मन कठोर हो गया है अपमानित सनत और सुधीर की सुनी और फीकी नजरों की चाबुक से। 4 बच्चों की 4 जुड़वा आंखों का मौन तिरस्कार कनक को लगातार बींध जाता था। बच्चों के स्नेह से भी अधिक जो बात उसके कलेजे को गहरे बांध जाती थी, वह थी खुद अपनी ही आंखों में गिरा देने वाली शर्म। उसके जी में यही आता था कि कैसे वह जमीन में गड़ जाए जब भात परोसकर फीकी दाल की कटोरी आगे बढ़ाने के सिवा उसके पास कुछ भी तो नहीं रहता। धरती फटे और उसमें वह समा जाए। उसे एक के बाद एक दूसरे और आने वाले हर दिनों में तबीयत खराब है का बहाना बनाना पड़ता। क्या करूं बेटे, खाना ठीक से नहीं बना पाती। अगर ऐसी स्थिति में हाथ पांव में कहीं चोट या खरोंच लग जाए तो शायद आयोडीन तक ना मिले। पेट दुखने लगे तो सौंठ का पानी चाहिए, और वह सब भी कहां से आए, यह सब बताने की जरूरत पड़ सकती है। कनक को ऐसा बुरा सपना भी देखना पड़ सकता है, ऐसा उसने कब सोचा था। घर गृहस्थी के काम आने वाली हर एक चीज धीरे धीरे गायब हो रही थी और फिर दोबारा नहीं दिखती। कपड़े लत्ते जूते मोजे सब धीरे धीरे विदा हो रहे हैं। सारा रखरखाव बिखर गया है। भोपाल यह सब समझ नहीं पाता। अगर बच्चों ने कभी किसी बात पर जरा सा असंतोष प्रकट किया तो उसका जी जल जाता। उसका तर्क भी कुछ अजीब सा था। भोपाल कहा करता, ये कोई पराये नहीं है, नाते रिश्तेदार नहीं है, घर के बच्चे हैं। अगर ये अपने बाप का दुख दर्द नहीं समझ सकते
तो बाप को क्या पड़ी है कि इनकी आरती उतारता रहे। मैंने इनका कोई जिम्मेदारी उठाने का ठेका नहीं लिया है। कनक की बातों से भोपाल के तर्क का कोई तालमेल ही नहीं था। तभी भोपाल की बात सुनकर कनक के तन मन में आग सी लग जाती है। अपनी तीखी आवाज में ढेर सारी करवाहट घोलते हुए कनक बोली, भीख मांगोगे? फिर तो बड़ी मर्दानगी बची रहेगी, है ना? सारी हेकड़ी तो भैया के दफ्तर में काम करते ही होती है तुम्हारी। और भैया की नौकरी भी कैसी है? उनका हाथ पांव जो दबाना है, उनके तलुओं में तेल जो लगाना है, कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर तुम नहीं नौकरी करोगे? नहीं। तो फिर भैया को क्या जवाब दोगे? कोई जरूरी नहीं है उत्तर देना। तुम चाहो तो जवाब दे देना। मुझे कोई जरूरत नहीं है उनकी खुशामद करने की। कनक का चेहरा घृणा और गुस्से से विकृत हो गया। वह चिड़चिड़े स्वर में बोली, मुझे पता है तुम भैया से इतना क्यों चिढ़ते हो। वे एक बड़े अफसर हैं, गाड़ी पर घूमते फिरते हैं, तुम्हारा कलेजा सुलगता रहता है। लेकिन यह याद रखना, मैं अब तुम्हारे कहने में नहीं रहूंगी। अगर हुआ तो भैया के पास चली जाऊंगी या फिर किसी के यहाँ झाड़ू पोंछा करूंगी। तब यही तो देखना कि तुम्हारी अकड़ भला किस बात और बूते पर टिकी रहती है। भोपाल और कनक आज एक दूसरे को काट खाने और खूंखार जानवर की तरह दिख रहे थे। वे एक दूसरे को फाड़ खाने पर उतारू थे, वरना भोपाल की आंखों में ऐसी आग क्यों जल रही होती? उसकी बोली में ऐसी कड़वाहट क्यों थी? जब कमाई ही करनी है तो चाकरी करने क्यों नहीं जाते? और भी तो कई तरीके हैं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया भाभी की खुशामद करते हुए उनके यहाँ जाकर अड्डा जमाना भी कुछ बुरा नहीं होगा। उनकी झूठन कूटन से भी किसी न किसी तरह पेट भर ही जाएगा। ठीक है, मैं वही करूंगी। अगर ना किया तो मैं भी। कनक के होठों पर आकर एक कठोर और कड़वी कसम अटक गई। क्योंकि ऐसी कस्में खाने का अभ्यास न था, उसका गला रुंध गया। दूसरे दिन सुबह भोपाल घर से बाहर निकल गया। शाम ढल गई, रात हो आई और उसका कोई अता पता न था। कनक गुस्से में भरी बैठी थी। तभी नीरू दौड़ती हाँफती माँ के पास पहुंची और बोली, माँ, बड़े मामा आए हैं। भैया? उसे अपने पाँव के नीचे से जमीन खिसकती सी लगी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वह क्या जवाब देगी? क्या बहाने जुटाएगी? वह भोपाल को धक्के मारकर तो उनके पास नहीं भेज सकती। खुद जाकर तो वह नौकरी मांगने से रहा। तो फिर क्या कहे? क्या कहेगी वह? क्या वह भोपाल की बीमारी का बहाना बनाए? या फिर उनसे यह कह दे कि भैया, तुमको कुछ लिखकर बताना ही मेरी गलती थी। उनकी तबीयत इन दिनों काफी बिगड़ गई है। आजकल वे काम नहीं कर पाएंगे। क्या सुनील भैया उसकी बात पर यकीन कर लेंगे? जो आदमी घर से बाहर निकल पड़ा है, उसको बीमार बताना इस मौके पर इस तरह का मजाक या बात का बतंगड़ विलास ही तो है। क्या उसकी नजर इस घर की बदहाली पर नहीं पड़ेगी? भैया के आने पर कनक में इतनी क्षमता नहीं कि वह उन्हें एक कप चाय तक पिला सके। क्या उसके सुनील भैया इस बात को नहीं समझते? ऐसा ना होता तो कभी कभार जब इधर आना हुआ होता, वे छूटते ही कह देते हैं, तू खाने पीने का कोई हंगामा खड़ा ना करना कनक। मुझे पता है मेरा पेट खराब है, तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं और ना ही मैं चाय पीऊंगा। इसके बाद भी क्या अब भी अपना सड़ा गला अहंकार लेकर पड़ा रहेगा भोपाल? और क्या सुनील उसकी इस मानसिकता को समझ नहीं पाएगा? वह क्या कहे भोपाल को और किन शब्दों में उसे बड़ा भला बुरा कहे? क्या वे भोपाल के बारे में जली कटी सुनाकर उसे और जलील न करे? अरे कनक, कहाँ है रे तू? कैसी है? भैया की स्नेहल पुकार कनक के सीने में हथौड़े की चोट की तरह पड़ी। भैया? अपने फटे आंचल को समेट उसे अपनी साड़ी की तहों के बीच छुपाते हुए वह आगे की ओर बढ़ी और बोली, अरे भैया तुम? अब की बार तो बहुत दिन बाद आए। समय ही कहाँ मिल पाता है और आजकल काम का इतना दबाव है कि समय ही नहीं मिल पाता कहीं आने जाने का।
न आने की एक वजह यह भी थी, भोपाल के स्वभाव से उखड़कर ही सुनील भैया ने इन दिनों आना जाना कुछ कम कर दिया है। क्यों? आखिर काम इतना कहाँ से बढ़ गया? हालांकि कनक को अपना यह सवाल खुद ही बेमतलब सा जान पड़ा। अरे एक अफसर है, इस नाला बम्बई जाकर जम गया है। खैर, भोपाल को मेरी चिट्ठी तो मिली है ना। तुम्हारी चिट्ठी? कनक जैसे आकाश से गिरी। तुमने उसे चिट्ठी भेजी थी? उसने हैरानी से पूछा। हाँ रे, सुनील ने आक्षेप भरे स्वर में पूछा। उसे नहीं मिली? तभी मुझे शक हो रहा था। तू देख रही है ना, यह आजकल डाक की क्या हालत हो गई है। दमदम से कलकत्ता आखिर कितने दिन दूर है? दोनों यही 15-20 किलोमीटर, और चिट्ठी आने में 5 दिन लग जाएंगे। छी छी, सुनील ने कुछ सोचते हुए फिर जोड़ा। परसों शाम को ही चिट्ठी डलवाई है ना। खैर, मैं जरा घूम फिर आऊं। और हमारे बाबू साहब कहाँ हैं? उनकी मति फति सही है? हाँ भैया, और मैं भी ये बताना चाह रही थी, काफी भागदौड़ के बाद उन्हें एक काम मिल गया है किसी बैंक में। अच्छा, काम मिल गया है? सुनील की आंखें फटी रह गईं। भोपाल को नौकरी मिल गई? हाँ भैया, उन्होंने किसी जान पहचान वाले को बता रखा था। जिस दिन तुम्हें पत्र लिखा था उस दिन तक तो बात नहीं बनी थी, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने आकर बताया कि काम मिल गया है। सुनील ने निराशा के स्वर में कहा। इतने दिनों तक बेकार बैठा रहा और ऐन वक्त पर उसे दूसरी नौकरी मिल गई। इधर मैं कितना परेशान रहा, कितनी मुश्किलों से उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी का जुगाड़ कर पाया। अब की बार कनक के हैरान होने की बारी थी। क्या तुमने सचमुच उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया? और वह भी पलक झपकते? सचमुच। मैं तो कल ही हंसी हंसी में उनसे कह रही थी, चलो नसीब ने पलटा तो खाया। और हो क्या सकता है, भैया भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई नौकरी अवश्य जुटा ही देंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? लगता है नौकरी ऐसे ही पेड़ों पर फला करती है क्या? बस यही तो, 7 दिन पहले अर्जी दी थी और नौकरी मिल गई। और सचमुच ऐसा ही हुआ भैया। अगर नौकरी इतनी आसानी से मिलनी थी तो काहिलों की तरह इतने दिन तक घर में क्यों बैठे रहे? कनक यह सब पूछकर बड़ी हैरानी से और बड़े भोलेपन से भैया की ओर ताकती रही, एक नन्ही बालिका की तरह, कुछ ऐसे मासूमियत से कि दीन दुनिया के बारे में उसे कुछ मालूम ही नहीं। उसे तो बस यही जान पड़ता था कि अगर मर्द घर में बैठा बेकार हो तो काहिल ही हो जाता है। सुनील थोड़ी देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने कनक से पूछा, तू किस बैंक में बता रही थी? नाम तो नहीं पता भैया, लेकिन बता तो किसी बैंक में ही रहे थे। उनके किसी दोस्त के चाचा या ताऊ वहाँ कैशियर हैं, कह रहे थे पगार भी अच्छी मिलेगी। फिर तुमने जो इतना कुछ किया उसका क्या होगा भैया? हाँ, थोड़ी परेशानी तो होगी, और क्या। वैसे बड़ी कोशिश की थी, और यह भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसे वहाँ काम कैसा मिला। वैसे यह काम सचमुच अच्छा था, आगे तरक्की मिलने की भी उम्मीद थी। फिर तो यह तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी की बात हुई। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम इसे किसी और को दे दो? हाँ, कनक ने पूछा और आगे जोड़ा, वैसे ये भी जान पहचान वाले हैं, दोस्त के चाचा। सुनील उठ खड़े हुए। यह क्या, इतनी जल्दी जा रहे हो? ऐसा नहीं होगा, आज तो मुंह मीठा कराए बगैर नहीं जाने दूंगी। जब ऐसी खबर है तो मुंह मीठा तो बनता है। कहती हुई वह अंदर चली आई। सुन सुन बेटा, कहती हुई वह अंदर के कमरे में गई और बेटे से बड़ी धीमी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोली, सुन बेटा, दौड़कर जा और मामा जी के लिए 2 बर्फी तो ले आ। पैसे मैं बाद में चुका दूंगी। दुकानदार से कहना मैं हड़बड़ी में दौड़ा चला आया। क्या फिर उधार लाना है? नहीं, भले ही मेरा गला काट दो, लेकिन मैं बिना पैसे के नहीं जाऊंगा। और कहकर खिड़की से बाहर की ओर ताकने लगा। इसे क्या हो गया है बेटा? कनक की आवाज धीरे धीरे और भी धीमी और फीकी पड़ गई। तुम लोगों ने तो जैसे कसम ही खा रखी है, जरूरत पड़ने पर क्या मोहल्ले की दुकान से लोग सामान उधार नहीं लाते? वही लाते हैं जो उधार चुका पाते हैं। सनत ने खिड़की से बाहर ताकते हुए ही कहा। तो तुम यही चाहते हो कि मैं उसका उधार नहीं चुकाती?
देखती हूँ कहीं कुछ है, आखिर बड़े बाप के बेटे जो ठहरे तुम। पिछवाड़े के दरवाजे से पीछे घूमकर कनक रसोई घर में गई। अभी भी 1 रुपया बचा है। पौष संक्रांति के दिन उसने 1 रुपए के सिक्के के साथ बाउनी बांधा था। खुली छप्पर के नीचे जाले में वह पोटली आज भी बंधी हुई है। फूस में मड़ा और सिंदूर से पत्ता वह सिक्का। अभाव के राक्षसी पंजे ने आज तक कम से कम उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। शायद उसने बढ़ाने का साहस किया भी न था। कनक का हाथ आज वहां पहुंच गया था, सहस्त्र बाहु की तरह अपना जाल फैलाए काल की सीमा में। लेकिन इसके बिना चारा भी क्या था। बाहर वाले कमरे में भैया बैठे हैं, पति को नौकरी मिली है, इस खुशी में उनका मुंह मीठा तो कराया ही जाएगा, ऐसा ही तो कहकर आई है वह। सिक्के पे लगा सिंदूर पहुंचते पहुंचते उसके पुराने आंचल में छेद हो गया। लेकिन तो भी उसे इस बात का संदेह था कि कहीं उसकी विवशता का अंतिम चिन्ह तो नहीं मिट गया। सिंदूर का वह दाग, कहीं दुकानदार इस बात को समझ तो नहीं जाएगा। और सनत, कहीं सनत इस बात को ना समझ ले। लक्ष्मी के नाम पर चढ़ाए गए रुपए से बर्फी लाकर खिलाने के बारे में कोई और तर्क नहीं जुटा पाई। लेकिन क्या कनक भी कोई दलील दे सकती है इस बारे में? लपलपाती आग के हाथों से अपने को बचाने के लिए आदमी पानी में क्यों कूद पड़ता है भला? और तब तैरना जानने और न जानने का सवाल ही कहां रह जाता है? क्या उस समय डूब जाने का डर होता है? आप सुन रहे थे आशापूर्ण देवी की कहानी वहम। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।